हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेकेंड वीडियो को लेकर के आ गया हूं आपके बीच, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा इंडियन इकोनॉमी का मैं सारे चैप्टर्स को अपलोड कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। क्लास 12 सीबीएसई के स्टूडेंट और जैक बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, है ना। अगर आप बाकी वीडियोस को नहीं देखें तो उन्हें भी देख लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना। देखिए, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही जनरेशन के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाने की बात करता है। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपली कहता है कि जो प्रेजेंट की नीड है उसे फुलफिल किया जाए, इस प्रकार से फुलफिल किया जाए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए किसी भी प्रकार का नेचुरल रिसोर्सेज घटे नहीं, इन्वायरमेंट खराब ना हो। ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें ब्रॉडलैंड कमीशन 1987, इनके डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, है ना, जो प्रेजेंट जनरेशन के सारे नीड को पूरा करता है विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, है ना। मतलब फ्यूचर जनरेशन जो होंगे उनकी नीड भी अवेलेबल रहे और उसके साथ ही हम लोग अपना जो नीड है उसे फुलफिल करें। ठीक है, ये कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब बिना फ्यूचर जनरेशन को हानि किए हुए जो इन्वायरमेंट की अवेलेबिलिटी है उन लोगों के लिए कम नहीं करते हुए प्रेजेंट जनरेशन का डेवलपमेंट करना। ठीक है, कहता है, अगर आप ध्यान दीजिए तो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसके कारण इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब इतना ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कारण जब इतने ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर जनरेशन को हम लोग कैसा इन्वायरमेंट देने वाले, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट देने वाले हैं। ठीक है, कहता है इट इज द ओनली recently that environmental degradation and environmental pollution have been recognized as emerging challenge to the quality of life for both present and future generation। ये हाल फिलहाल में ये देखा, पहले क्या था, धड़ल्ले से लोग डेवलपमेंट के नाम पे बस डेवलपमेंट करे जा रहे थे, फैक्ट्री पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे थे बिना ये देखते हुए कि इन्वायरमेंट पे कितना नुकसान पड़ रहा है। ठीक है, तो वही कहता है कि अब रिसेंट टाइम में, है ना, ये रिकॉग्नाइज किया गया कि ये जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इट्स अ चैलेंज टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करेगा, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। ठीक है, इसका मतलब जो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हमारा नीड है प्रेजेंट जनरेशन का भी और फ्यूचर जनरेशन का भी। ठीक है, वही कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नाउ बीइंग अंडरस्टूड एंड वाइडली प्रोपगेटेड। ठीक है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं लोग अब और उसे प्रमोट भी कर रहे हैं। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी इस प्रकार से बना रहे हैं, ठीक है, कि जो ग्रोथ का प्रोसेस हो लंबा समय तक चले, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लंबा समय तक चले, लोगों का बेहतर बना रहे। कैसे? जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, उसका रेशनल यूटिलाइजेशन करना है इंस्टेड ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन। पहले क्या था, जो भी रिसोर्सेज था फुल्ली यूटिलाइज करने की कोशिश की जाती थी, अब जितना नीड है उतना ही यूटिलाइज करना, एकदम रेशनल तरीके से ऐसा यूटिलाइज करना है कि फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या फीचर्स है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें अगर हम प्रेजेंट के जो हमारे जनरेशन उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर डेवलपमेंट करें और फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखें, है ना, तो इससे क्या होता है, एक कंटिन्यूअस एक स्टेबिलिटी के साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ता है और इकोनॉमिक का वेलफेयर होता है। इसमें क्या होता है, रेशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, मतलब जिस प्रकार की जरूरत है उसी प्रकार से यूज करना है, व्यर्थ नहीं करना है कोई भी रिसोर्सेज को।
नो रिडक्शन इन एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाते हैं तो जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, वो एबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए सीधी सी बात है ना, कहता है कि अगर मान लीजिए अभी आपको मतलब बिजली चाहिए, तो बिजली में क्या होता है, कोल वगैरह का यूज होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, ठीक है। वहां से बहुत सारे हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, तो वो जो हार्मफुल गैसेज हैं, ठीक है, उसके जगह पे हम लोग सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, जो काफी, सोलर एनर्जी सनलाइट से बनता है भाई, सनलाइट से होता है, ठीक है। तो उसका काफी अच्छा यूज है ना, इन्वायरमेंट पे पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट का, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग कोयला बचा के भी रख पा रहे हैं, क्योंकि जो जो चीज सिर्फ कोयला से ही हो सकता है वो तो रहना चाहिए ना फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जाए भाई जिसके कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं कहता है कि प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को ही रोक दें, बंद कर दें, ये ऐसा नहीं कहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करें रिसोर्सेज का, इस प्रकार से कि फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी बनी रहे, ठीक है। कहता है अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, कुछ पॉसिबल स्ट्रैटेजीज हैं, वो कौन से स्ट्रैटेजी हैं, यूज ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे एनर्जी का यूज किया जाए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना, जिसका इन्वायरमेंट पे नुकसान ना पड़े। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, कहता है रूरल डेवलपमेंट का यूज किया, मतलब रूरल एरियाज का डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। क्यों ऐसा भाई, अगर रूरल एरियाज का हम डेवलपमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, लोग माइग्रेट नहीं करेंगे अर्बन एरिया की ओर, ठीक है, अपने जॉब पर्पस के लिए, है ना, काम अगर घर पे ही मिल जाएगा तो क्यों बाहर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कहता यह है कि अगर रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो गया तो लोग ज्यादा माइग्रेट नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का नीड कम पड़ेगा ना, और जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल्स जो होते हैं, गाड़ियां होती है, उससे भी पॉल्यूशन होता है, ठीक है। कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी, अभी मैंने कहा था जो सनलाइट के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी, है ना, और उससे इलेक्ट्रिसिटी का काम जो हमारा है वो पूरा हो सकता है। थर्मल पावर प्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी, है ना, और कोयला का खपत भी कम होगा। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह जब ज्यादा यूज होता है, ठीक है, तो लैंड खराब होता है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, है ना, सॉइल की फर्टिलिटी बर्बाद होती है। तो उसके जगह पे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज किया जाए, ठीक है, तो मतलब मैनुअल एनिमल का जो वेस्टेज वगैरह होता है उन सब का यूज करके हम लोग फार्मिंग करें, ठीक है, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब नहीं होगी, है ना, और लंबा समय तक सॉइल जो है फर्टाइल बना रहेगा। मैनेज द वेस्ट, जो वेस्टेज होता है हाउस होल्ड का हो या फैक्ट्री का हो, ठीक है, उसे मैनेज करने की आवश्यकता है। हाउस होल्ड का जो वेस्ट है वो रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है, कुछ चीजें, है ना, तो उसे ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो इन्वायरमेंट में जाके इन्वायरमेंट को खराब करता है। क्लियर है? फिर क्या है, स्ट्रिक्ट लॉ ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल इफ्लुएंट्स, ठीक है, कहता है कि जो केमिकल डिस्पोजल होता है इंडस्ट्रीज वगैरह का, उसके लिए एक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए जिससे क्या हो, जब लॉ रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आसानी से वेस्ट को नहीं ना बहा देगा रिवर वगैरह में, ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचेगा। क्लियर है? यहां तक ये था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचा है आपका इंडियन इकोनॉमी का, है ना, वो क्या है, इंडिया का रिलेशन नेबर कंट्रीज के साथ, लाइक चाइना, नेपाल, पाकिस्तान वगैरह, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में वो वीडियो लेकर के आऊंगा। यहां तक मैं पूरा कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी में अपलोड कर चुका हूं, आप लोग प्यार दिखाइए, थोड़ा सा शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिले। चलिए, तो आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।